प्रोफेसर अर्जुन मेहता एक वैज्ञानिक तर्कवादी व्यक्ति थे जिन्हें अपने तार्किक दिमाग और सबसे कठिन घटनाओं को भी समझाने की अपनी क्षमता पर गर्व था। उन्होंने पिछले 2 साल असम के सुदूर जंगलों में दुर्लभ औषधीय पौधों और मानव शरीर पर उनके प्रभावों का अध्ययन करते हुए बिताए थे। उनका काम अभूतपूर्व था, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी थी। वह अपने परिवार, अपनी पत्नी प्रिया और उनकी छोटी बेटी अनन्या से बहुत लंबे समय से दूर थे। अब जब वह अंततः हिमालय की तलहटी में बसे भीमताल के शांत गांव में अपने पैतृक घर लौट आए, तो वह उनसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक थे। घर की यात्रा लंबी और कठिन थी। असम से उत्तराखंड तक की ट्रेन की सवारी में कई दिन लग गए थे। जैसे ही जीप उसके पुश्तैनी घर के गेट पर रुकी, एक पुराना घर जिसकी छत लाल रंग की थी और एक बड़ा उग आया हुआ बगीचा था, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। घर जो हमेशा गर्मजोशी और आराम की जगह रहा था, अब उसके ऊपर मंडरा रहा था। इसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं, जैसे किसी लंबे समय से भूले हुए भूत की आंखें। ड्राइवर रमेश नाम का एक स्थानीय व्यक्ति उसे अपना बैग उठाने में मदद करता है और फिर जल्दी से गाड़ी चलाकर चला जाता है, जिससे अर्जुन गेट पर अकेला खड़ा रह जाता है। हवा में नम मिट्टी और सड़ते हुए पत्तों की गंध भरी हुई थी, और एकमात्र आवाज दूर से किसी रात के पक्षी की चीख थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, अपने ऊपर छाए डर के एहसास को दूर करने की कोशिश करते हुए, और चरमराते हुए गेट को खोला। बगीचा उग आया था। एक बार संवारा हुआ लॉन अब जंगली घास और लताओं का एक जंगली जाल बन गया था। घर का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था, और अर्जुन को सामने के दरवाजे तक पहुंचने के लिए शाखाओं को एक तरफ धकेलना पड़ा और गिरे हुए लट्ठों पर कदम रखना पड़ा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि सारी खिड़कियां बंद थीं और पर्दे खिंचे हुए थे। जीवन का कोई संकेत नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने हैंडल आजमाया और उसे आश्चर्य हुआ। दरवाज़ा जोरदार चरमराहट के साथ खुला। घर के अंदर अंधेरा और ठंड थी। हवा में फफूंद और किसी और चीज़ की गंध थी, कुछ धातु जैसी, खून जैसी। अर्जुन ने लाइट स्विच के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन जब उसने उसे घुमाया तो कुछ नहीं हुआ। बिजली चली गई थी। प्रिया, अनन्या, उसने पुकारा। उसकी आवाज खाली घर में गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं था। वह अंधेरे दालान से होकर आगे बढ़ा। उसके कदम लकड़ी के फर्श पर गूंज रहे थे। घर में भयानक सन्नाटा था, और एकमात्र रोशनी पर्दों की दरारों से छनकर आ रही पीली चांदनी से आ रही थी। जब वह लिविंग रूम में पहुंचा, तो उसने देखा कि फर्नीचर सफ़ेद चादरों से ढका हुआ था, मानो घर सालों से खाली पड़ा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। उसने 1 हफ्ते पहले ही प्रिया से बात की थी, और उसने उसे बताया था कि वे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिया, उसने फिर पुकारा। उसकी आवाज़ अब कांप रही थी। अनन्या, तुम कहाँ हो? वह दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। ऊपर की मंजिल का गलियारा और भी ज्यादा अंधेरा था, और हवा और भी ठंडी थी। उसने मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा खोला, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून खौल उठा। कमरा अस्त व्यस्त था। बिस्तर बिछा नहीं था। चादरें खून से सनी हुई थीं। दीवार पर लगा शीशा टूटा हुआ था, और अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे, जिससे खाली हैंगर दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे भयावह चीज कमरे के कोने में बैठी हुई एक आकृति थी, जो झुकी हुई थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। प्रिया,
अर्जुन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह आकृति धीरे धीरे घूमी और अर्जुन की सांस उसके गले में अटक गई। यह प्रिया थी, लेकिन वह महिला नहीं थी जिसे वह याद करता था। उसका चेहरा पीला और दुबला था। उसकी आंखें धंसी हुई और बेजान थीं। उसके बाल उलझे हुए और उलझे हुए थे और उसके कपड़े फटे और दागदार थे। वह भूत की तरह लग रही थी, उस जीवंत महिला की छाया जिससे उसने शादी की थी। अर्जुन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश और मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। प्रिया, क्या हुआ? अनन्या कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। चली गई? तुम्हारा क्या मतलब है, चली गई? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज घबराहट में उसकी त्वचा भूरी और मुरझा गई। उसकी आंखें खोपड़ी में धंस गईं और उसका मुंह खामोश चीख के साथ खुल गया। अर्जुन लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। प्रिया, क्या हो रहा है? वह चिल्लाया, अपनी पत्नी की ओर मुड़ा। लेकिन प्रिया अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक काली छायादार आकृति थी, जिसकी आंखें एक दुष्ट प्रकाश से चमक रही थीं। वह उसकी ओर बढ़ी। उसकी लंबी हड्डीदार उंगलियां उसके गले के चारों ओर लिपटी हुई थीं। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने उस आकृति से संघर्ष किया, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। जैसे जैसे अंधेरा उसके चारों ओर घिरता गया, उसने एक आवाज सुनी, ठंडी और मजाकिया, उसके कान में फुसफुसाती हुई। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था अर्जुन, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। और फिर सब कुछ काला हो गया। सब कुछ। जब अर्जुन उठा तो वह मास्टर बेडरूम के फर्श पर लेटा हुआ था। सुबह की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित था। बिस्तर साफ सुथरा था। शीशा बरकरार था। प्रिया या अनन्या का कोई निशान नहीं था। उस छायादार आकृति का कोई निशान नहीं था जिसने उस पर हमला किया था। वह लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका दिमाग घूम रहा था। क्या यह सब एक सपना था? थकावट और तनाव के कारण एक भ्रम? लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके खून को ठंडा कर दिया। उसके गले पर 5 हल्के उंगलियों के आकार के घाव थे और कमरे के कोने में सूरज की रोशनी में मुश्किल से दिखाई देने वाली एक छोटी छायादार आकृति थी जो उसे बड़ी, बिना पलक झपकाए देख रही थी। अर्जुन जम गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि कमरे के कोने में छायादार आकृति अस्तित्व में आती और जाती हुई प्रतीत हो रही थी। खिड़कियों से आती सुबह की धूप से गर्मी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कमरा पहले से कहीं ज्यादा ठंडा लग रहा था। उसकी गर्दन पर हल्के घाव धड़क रहे थे, जो पिछली रात उसके द्वारा अनुभव किए गए आतंक की लगातार याद दिला रहे थे। उसने अपनी दृष्टि को साफ करने की कोशिश करते हुए पलकें झपकाईं, लेकिन वह आकृति बनी रही, एक छोटी खामोश छाया जो किसी दूसरी दुनिया की ऊर्जा से धड़कती हुई लग रही थी। अनन्या, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ी रही, बिना हिले। उसकी उपस्थिति भयावह और परिचित दोनों थी। अर्जुन का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने अपना जीवन एक वैज्ञानिक व्यक्ति के रूप में बिताया था, अंधविश्वासों और लोक कथाओं को केवल कहानियों के रूप में खारिज कर दिया था। लेकिन अब किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसे वह समझा नहीं सकता था। उसने महसूस किया कि उसकी तर्कसंगतता की नींव ढह रही है।
उसने एक झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाया। उसका हाथ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां छाया के करीब पहुंची, वह धुएं के एक झोंके में घुल गई, हवा में गायब हो गई। घर में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा दमनकारी था, मानो दीवारें खुद ही अपनी सांस रोक रही हों। अर्जुन लड़खड़ाते हुए बेडरूम से बाहर निकला और दालान में आ गया। उसके पैर उसके नीचे कमजोर पड़ गए। उसे जवाब चाहिए थे। उसे जानना था कि प्रिया और अनन्या के साथ क्या हुआ था। उसे जानना था कि उसका घर, जो कभी एक अभयारण्य था, अब जेल जैसा क्यों लगता है। सीढ़ियों से उतरते समय उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। सामने के दरवाजे से लिविंग रूम तक जाने वाले कीचड़ से सने पैरों के निशान। पैरों के निशान छोटे थे, एक बच्चे की तरह, लेकिन वे धब्बेदार और असमान थे, जैसे कि उन्हें बनाने वाला व्यक्ति अपने पैरों को घसीट रहा हो। अर्जुन ने निशान का अनुसरण किया। उसका दिल हर कदम पर धड़क रहा था। पैरों के निशान उसे पुराने अध्ययन कक्ष में ले गए, एक कमरा जिसका इस्तेमाल उसने घर विरासत में मिलने के बाद से शायद ही कभी किया था। दरवाज़ा थोड़ा खुला था और दरार से एक हल्की टिमटिमाती रोशनी बाहर आ रही थी। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला और अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून खौल उठा। कमरे में अव्यवस्था थी। किताबें और कागज़ फर्श पर बिखरे पड़े थे। फर्नीचर उलटा पड़ा था। कमरे के बीच में एक बड़ा पुराना आईना था, जिसकी सतह टूटी हुई और धुंधली थी। लेकिन जिस चीज ने अर्जुन को सबसे ज्यादा डरा दिया, वह था आईने में प्रतिबिंब। यह उसका अपना नहीं था। इसके बजाय उसने प्रिया और अनन्या को देखा। उनके चेहरे पीड़ा में मुड़े हुए थे। उनके हाथ शीशे से इस तरह चिपके हुए थे, मानो वे आजाद होने की कोशिश कर रही हों। प्रिया, अनन्या, अर्जुन चिल्लाया, शीशे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, शीशा पानी की तरह लहराने लगा और कमरे में एक ठंडी, अप्राकृतिक हवा बहने लगी। उसके परिवार का प्रतिबिंब विलीन हो गया। उसकी जगह अंधेरे के भंवर ने ले ली। भंवर के भीतर से एक आवाज उभरी, एक ऐसी आवाज जो जानी पहचानी और अजनबी दोनों थी। फुसफुसाहटों का कोलाहल जो हर दिशा से आता हुआ लग रहा था। अर्जुन, आवाज फुसफुसाई, तुमने हमें छोड़ दिया। तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। अर्जुन लड़खड़ाते हुए पीछे लौटा। उसका दिमाग घूम रहा था। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, ज्यादा जोरदार। तुमने हमें छोड़ दिया। तुम जंगल में चले गए अपने कीमती काम के लिए और हमें यहां छोड़ गए, अकेले, कमजोर। और वे हमारे लिए आए। वे हमें ले गए। तुम्हें कौन ले गया? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज टूट गई। यह किसने किया? आईने में भंवर तेजी से घूमा और फुसफुसाहटें एक ही खौफनाक वाक्य में मिल गईं। छायाएं, छायाएं हमें ले गईं। अर्जुन के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे बचपन में अपनी दादी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां याद आ गईं। छाया पुरुष की कहानियां। छाया पुरुष, प्राचीन आत्माएं जो अंधेरे में छिपी रहती थीं, उन लोगों को लेने के लिए इंतजार करती थीं जो प्रकाश से बहुत दूर चले गए थे। उसने हमेशा उन्हें महज लोक कथाएं समझकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब असंभव का सामना करते हुए वह इतना आश्वस्त नहीं था। जैसे ही वह वहां बैठा, भय और अपराध बोध से स्तब्ध कमरा बदलने लगा। दीवारें बंद होती दिखीं, छायाएं गहरी होती गईं और विचित्र आकृतियों में मुड़ती गईं। फुसफुसाहटें तेज, अधिक तीव्र होती गईं।
जब तक कि वे लगभग बहरा करने वाली नहीं हो गईं। अर्जुन ने अपने कान ढंक लिए, लेकिन वह आवाज उसके दिमाग में घुस गई, अथक और अडिग। और फिर उसने उन्हें देखा। उस छाया से उभरने वाले आकार थे, लंबे, दुबले पतले और बिना किसी आकृति के। उनके रूप धुएं की तरह बदल रहे थे और ऐंठ रहे थे। वे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं। उनकी मौजूदगी दम घोंटने वाली थी। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानने से इनकार कर रहा था। छाया पुरुषों ने उसे घेर लिया। उनके ठंडे, खाली चेहरे उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर थे। वह उनकी सांसों को महसूस कर सकता था, जो बर्फीली और बदबूदार थीं, जो उसकी त्वचा पर थीं। और फिर उनमें से एक बोला। उसकी आवाज एक धीमी, कर्कश गड़गड़ाहट थी। अब तुम हमारे हो। अर्जुन की दृष्टि धुंधली हो गई और उसके चारों ओर की दुनिया अंधेरे में विलीन हो गई। आखिरी चीज जो उसने देखी वह आईना था, जिसकी सतह अब पूरी तरह से काली हो गई थी, जो शून्य के अलावा कुछ भी नहीं दर्शा रही थी। जब ग्रामीणों ने उसे कई दिनों बाद पाया, तो अर्जुन अध्ययन कक्ष में बैठा था, टूटे हुए आईने को निस्तेज भाव से देख रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, उसका चेहरा पीला और दुबला था। उसने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने उनकी उपस्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। घर अस्त व्यस्त था, लेकिन प्रिया या अनन्या का कोई निशान नहीं था। किसी और का कोई निशान नहीं था। ग्रामीण आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजें दबी हुई और डरावनी थीं। वे छाया पुरुष के बारे में बात कर रहे थे, उस अभिशाप के बारे में जिसने मेहता परिवार को पीढ़ियों से पीड़ित किया था। वे अर्जुन के अहंकार के बारे में बात कर रहे थे, पुराने तरीकों की चेतावनियों पर ध्यान न देने के बारे में। और वे छाया के बारे में बात कर रहे थे, हमेशा देख रहे थे, हमेशा इंतजार कर रहे थे। अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों को उसके साथ शारीरिक रूप से कुछ भी गलत नहीं मिला। वह बेहोशी की हालत में था, इलाज के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसका दिमाग अंधेरे की दुनिया में फंसा हुआ था। घर को छोड़ दिया गया था, सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। इसकी खिड़कियों पर बोर्ड लगा दिए गए थे, इसका बगीचा उग आया था। लेकिन शांत रातों में, जब चांद ऊंचा होता था और हवा शांत होती थी, ग्रामीणों ने दावा किया कि वे घर से फुसफुसाहट सुन सकते थे। कानाफूसी जो अपराध बोध, हानि, कभी ना सोने वाली परछाइयों की बात करती थी। और अध्ययन कक्ष में टूटा हुआ दर्पण बना रहा, इसकी सतह धुंधली और बेजान थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, बस एक पल के लिए, तो आप 3 आकृतियों की धुंधली रूपरेखा देख सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, जो कांच के भीतर फंसे हुए हैं। उनके हाथ सतह पर दबे हुए हैं। उनकी आंखें निराशा से भरी हुई हैं। परछाइयों ने उन सभी को अपने कब्जे में ले लिया था।